हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको डेली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का अभी आगामी आपका प्रस्तावित है। इसके लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को चलाया जा रहा है। तो आज के इस सेशन में 8वें नंबर का सेट आपको दिया जा रहा है। इससे पहले 7 सेट दिए जा चुके हैं जीके जीएस से, और फ्री में इसका पीडीएफ अवेलेबल है। आपका ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हाई लिख के और अपना नाम लिखेंगे तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और डेली जितने भी आपको क्लास दिए जाएंगे सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर जो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और देखिए 10 क्वेश्चन अभी चलाए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे लोग तो 15 से 20 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर है, जो और अधिक क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा। नहीं कमेंट करेंगे तो 10 क्वेश्चन ही चलेगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। विकल्प में जो आपका ये विकल्प दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासकीय परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया जिससे प्रतिवर्ष 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश है आपका चीन और दूसरा स्थान है भारत। ठीक है, अब हो सकता है कि भारत पहले स्थान पे आ जाए। ठीक है, जनगणनाएं होंगी तो ये इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में जो आपका आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, तो चीन है, दूसरे स्थान पे आपका भारत है। दूसरे नंबर के प्रश्न में है कि घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, घूमर लोक नृत्य आपके राजस्थान राज्य से संबंधित है। देखिए, एक लोक नृत्य होता है, एक शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, ये लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो राजस्थान में आपका ये जो घूमर लोक नृत्य है यह बहुत ही फेमस है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे कि घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झारखंड के प्रमुख आपके लोक नृत्य देख लेंगे तो छऊ है, सरहुल है और कर्मा। ठीक है, उत्तराखंड के कुछ प्रमुख हैं आपके लोक नृत्य गढ़वाली और कुमायूं। उत्तर प्रदेश के तो रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चैता। पंजाब का है भांगड़ा, गिद्धा। ये देखिए गिद्ध लिखा है, गिद्धा कर लीजिएगा, डफ। ठीक है, कि पंजाब का आपका भांगड़ा है, गिद्धा है और डफ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगले प्रश्न में है दोस्तों कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और यह आपके केरल राज्य से प्रसिद्ध है। तो इसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा कि मोहिनी अट्टम जो लोक शास्त्रीय नृत्य है ये आपके केरल राज्य से संबंधित है। अब कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है, ओडिसी आपके उड़ीसा से संबंधित है, यक्षगान आपके कर्नाटक से संबंधित है, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु से संबंधित है, और ये सभी के सभी लोक नृत्य न होके शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर होता है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम आपके केरल से संबंधित है, ओडिसी आपके उड़ीसा से, यक्षगान आपके कर्नाटक से, भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? अब बात करेंगे यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है, तो 1951 से 56 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रमुखता दी गई थी। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया विकास का दर भी हमें प्राप्त हुआ था। अभी आगे के की पॉइंट्स में देखेंगे तो इसका विकल्प डी होगा सही उत्तर। अब देखेंगे की पॉइंट्स में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 1956 तक था। यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी दोस्तों? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। लक्ष्य रखा गया था 2.1% और प्राप्ति दर थी 3.6%, यानी जितना हमने लक्ष्य रखा था उससे अधिक हमें प्राप्त हुआ। इस योजना के द्वारा राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट नोट कर लेना है। ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट्स है तो इस योजना का काल, ठीक है, किस योजना पे आधारित थी, किसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी, लक्ष्य क्या था, प्राप्ति क्या था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चारों के चारों पॉइंट्स। पांचवी पंचवर्षीय योजना में है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को आपको प्राथमिकता दी गई थी। ये 1956 से 61 तक चली थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान होता है। ठीक है,
FYP 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना। तो 1956 से 61 तक चला था दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स। दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1956 से 1961 ईस्वी है। इसमें लक्ष्य रखा गया था 4.5% का, लेकिन प्राप्ति हुई आपके 4.1% का, ठीक है, यानी उम्मीद से थोड़ा कम। यह योजना आपके PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ये क्वेश्चन पूछता है। और इस योजना के अंतर्गत बहुत ही उद्योगों का विकास हुआ, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो इस्पात उद्योग है इसी के दौरान स्थापित किए गए थे, ठीक है। बहुत सारे बांधों का निर्माण भी आपके इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय के अंतर्गत हुआ था। एक बात और, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये यूनिक उपज थी कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों पंचवर्षीय योजना के समय आपके प्रधानमंत्री थे, प्रथम और द्वितीय में। छठे नंबर के क्वेश्चन में है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जा सकता है। यानी राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है, तो 12, ठीक है, और लोकसभा के लिए 2। याद रखिएगा, ये आंकड़ा आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 लोगों को नामित कर सकता है, लोकसभा के लिए 2 लोगों को, ठीक है। तो विकल्प में जो आपका बी विकल्प है इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा जो कि आपके अनुच्छेद 80 से संबंधित है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। आपके क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा सदन अस्थायी है, तो राज्यसभा, जिसका विघटन नहीं होता है। इसकी अधिकतम संख्या 250 है। क्वेश्चन में आपके पूछता है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है, 250, और वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य है 245। हालांकि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप समझिए कि राज्यसभा कभी भी भंग होने वाली सदन नहीं है, ठीक, सभा नहीं है। यह एक अस्थायी सदन है, क्योंकि हर एक दूसरे साल 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आ जाते हैं, तो इस तरह से भंग नहीं होता है। और बात करेंगे अधिकतम संख्या की, तो 250 है, और वर्तमान में पूछ दे कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य कितनी है, तो 245 है, ठीक है। और यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का संबंध अनुच्छेद 80 से संबंधित है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो सबसे सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटों वाला राज्य, ये सीधा सीधा ऐसे समझिए, आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जो विकल्प में आपका सी दिख रहा है, ठीक है, कि किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। की पॉइंट्स में है आपके, तो उत्तर प्रदेश का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, जो सर्वाधिक हैं, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें भी सर्वाधिक हैं, लगभग 31, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह आपका की पॉइंट्स। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। तो भारत का प्रमाणिक जो समय है, सॉरी, ये आपका गलत हो गया है, प्रयागराज से, ठीक है। विकल्प में जो आपका डी होगा प्रयागराज सही हो जाएगा, ठीक है, प्रयागराज से सुनिश्चित है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा कि भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है दोस्तों, तो आपके प्रयागराज से, ठीक है। इलाहाबाद पहले नाम से जाना जाता था, लेकिन अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद को। तो प्रयागराज के पास जो नैनी है, यहीं से आपका समय रेखा गुजरती है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स देखेंगे कि देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी के समीप से, ये जो आपकी देखिए कहीं कहीं मिर्ज़ापुर भी दिया रहता है, वो भी सही है आपका, ठीक है। ऑप्शन में आपका प्रयागराज नहीं है, मिर्ज़ापुर है, तो सही है। तो 82.5 डिग्री सही पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को आपका मानक समय माना जाता है, जो आपके प्रयागराज इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरती है। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों पंचगंगा तथा दूधगंगा की बात करेंगे तो ये आपके कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आपका जो विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दूधगंगा पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में निकलती है और कृष्णा नदी में मिलने के से पहले कर्नाटक में कोल्हापुर जिले और बेलगाम जिले से होकर बहती है, ठीक है। देखिए दूधगंगा पूछे कहाँ से आपका निकलता है, तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से। दूधगंगा परियोजना दूधगंगा नदी पर महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम है, ठीक है।
देखिए दूधगंगा परियोजना आपके दूधगंगा नदी पर स्थित है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकता है क्वेश्चन में, ठीक। चलिए, अब कृष्णा नदी है महाराष्ट्र के सतारा जिले के सबसे उत्तर में जोर गांव के पास 1336 मीटर की ऊंचाई पर महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है उससे निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम है, ठीक, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें आपने दूधगंगा और कृष्णा नदी का उद्गम जान लिया, ठीक है। अब 10वें नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो मित्रों पोंगल आपके तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि पोंगल आपके तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। इसके बारे में की पॉइंट्स देखेंगे तो की पॉइंट्स में है कि पोंगल तमिल फसल का त्यौहार है, यानी जब तमिलनाडु में फसलों का यह त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो खिचड़ी मनाई जाती है मकर संक्रांति, तो उस समय तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, ठीक है, नए फसलों के आगमन के लिए, ठीक है। तो ऐसे होता है कुछ। अब कुछ और देख लेंगे, जैसे ओणम है आपके केरल से, बिहू है आपके असम से, लोसांग है आपके सिक्किम से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट कर लीजिए इसको, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। बिहू किस में मनाया जाता है, असम में। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आपके सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अधिक वीडियो और अधिक क्वेश्चनों के लिए आपको कमेंट करना होगा। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे दोस्तों वैसे वैसे क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।